समेशन एंड सीरीज समेशन ऑफ सीरीज के टॉपिक को देखते हैं और ज़रा बात करते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल हमारे पास पेपर में आते हैं और हमें फिर उन सवाल को किस तरह सॉल्व करना होता है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो ये समझनी है कि इस टॉपिक को देखना किस तरह है। इस टॉपिक को ऐसे देखना है कि हमारे पास ये जो एरिया है ये टॉपिक का हमारे पास होता है पार्ट वन है टॉपिक का। ठीक है। और ये हमारे पास है टॉपिक का पार्ट टू इस चैप्टर का। सही। अब पार्ट वन इज एक्चुअली द इजिएस्ट टॉपिक, वेरी इजी। सही। आपने रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है वो इजीएस्ट टॉपिक है और उसके बाद हमारे पास समेशन ऑफ सीरीज उसके साथ इजीएस्ट में आता है। मतलब ऐसे नहीं कि फर्स्ट सेकंड दोनों दोनों ने टॉप पोजीशन हासिल की हुई है इजीएस्ट टॉपिक में। ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों जो है वो किस में आते हैं, इजीएस्ट टॉपिक्स के अंदर आते हैं। पहला जो पार्ट वन है इसका खास तौर। ठीक है। थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है लेकिन ऐसी कोई खास चीज़ जो आपको मुश्किल लगे वो बेसिकली आपको पास्ट अज्यूम करते हैं कि आपने दो तीन टॉपिक पढ़े हुए हैं। जैसे कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है ये कहाँ से है, ये आपके मैथ्स के P3 के टॉपिक में से, P3 के अंदर से। ठीक है। तो बहरहाल तो वो इतना कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन इटसेल्फ कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ रिलेटिवली इजी टॉपिक अगर आप उसके दो सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सही। उसके बाद फिर हमारे पास है समेशन ऑफ सीरीज का पार्ट टू। ठीक है। और पार्ट टू जो है वो उस पर बहुत अजीब से वेird सवाल आते हैं लेकिन आपने उस सवालों को रिकग्नाइज कर लेना, उनका एक पैटर्न बनना होता है। अगर आपने सवालों को रिकग्नाइज कर लिया, पैटर्न समझ लिया तो ऑटोमेटिकली वो ईजी हो जाते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन ये एक इसमें सवाल बड़े अजीब से वेird और मुश्किल सवाल आ जाते हैं पार्ट टू के अंदर। पार्ट वन से सवाल तो लाजमी आता है, पार्ट वन से सवाल आने के बाद पार्ट टू सवाल आ जाएगा या नहीं आएगा, तो ये इसका चांस होता है। तो ये तो कंपलसरी है कि आएगा, लाजमी है। सही है। इसका 50% चांस है भाई पार्ट टू से है। अब पार्ट वन और पार्ट टू है क्या, पार्ट वन में बेसिकली आपको सिर्फ फार्मूला की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर आपको फार्मूला की एप्लीकेशन आनी चाहिए तो आप पार्ट वन क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बहुत ईजी सवाल है, रेपिटेटिव सवाल है, सवाल बहुत ज्यादा रिपीट हो जाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके के सवाल है वो रिपीट हो रहे थे बार बार। पार्ट टू के अंदर अजीब से सवाल आते हैं। ठीक है। और बहुत ही वियर्ड तरीके से सवाल आते हैं, आपको बस बेसिकली लॉजिक समझनी होती है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, फिर आपको उसके लॉजिक के थ्रू फॉलो करना है। तो उसमें कोई इसका कोई पैटर्न नहीं है सवाल का, बस आपको कुछ भी उठाकर दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि भाई आपने जो पढ़ा हुआ उसके जरिए सवाल को करने की कोशिश करें। ठीक है। तो पार्ट टू के सवाल को हम देखेंगे लेकिन सबसे पहले पार्ट वन को देखते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे पास जो MF19 की फार्मूला शीट है उसके अंदर हमें ये तीन फार्मूलाज दिए हैं। ठीक है। ये तीन फार्मूलाज दिए हुए हमें, फार्मूला नंबर वन, फार्मूला नंबर टू एंड फार्मूला नंबर थ्री। ये तीन फार्मूलाज दिए हुए, इन फार्मूलाज को अप्लाई किस तरह करना होता है, इस्तेमाल कैसे करना होता है, उन पर जरा बात करते हैं, उनको जरा सीखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose n टर्म इज। ठीक है। अब n टर्म्स और n टर्म का मतलब जरा समझते हैं। ठीक है। n टर्म्स का मतलब होता है कि कितने टर्म्स का सम आपने ढूंढना है, और nth टर्म होता है कि फला टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड, ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पे पार्ट वन जो दिया हुआ है, ये हमारे पास nth टर्म है। ठीक है। ये क्या है हमारे पास nth टर्म। तो अगर मुझे ढूंढना हो भाई एक सीरीज है, अब सीरीज के जो टर्म्स होते हैं ना वो हमारे पास फॉलो करते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर्स को फॉलो करते हैं। वन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आपके टर्म कभी भी पॉइंट में हो सकते हैं। आपका टर्म हमेशा क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। जैसे क्लासेस होती हैं, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर। दस तो नहीं, ग्रेड 1.5, ग्रेड 2.3, नहीं ऐसे नहीं करना। तो इस तरह करके आपके पास कहते हैं सीरीज होता है। ठीक है। सब स्टेप्स, सीढ़ियों पे आप चढ़ते हो, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, एक एक करके सारे स्टेप चढ़ रहे हो। डेढ़, ढाई, सर कोई स्टेप तो नहीं होता ना। ठीक है। तो वो, तो ये हमारे पास nth टर्म है कि फला टर्म ढूंढने के लिए फॉर्मूला ये है। तो अगर मुझे लेट से 17 टर्म ढूंढना है तो 17 टर्म में कैसे ढूंढूंगा भाई, अगर मुझे 17 टर्म ढूंढना है
तो 17 कैसे टूट जाएगा, n की जगह 17 रख देंगे तो जगह 17 स्क्वायर प्लस 17 प्लस 1 इस तरह करके हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह अगर मुझे अगर ढूंढना है 51 टर्म, तो मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 51 स्क्वायर प्लस 51 प्लस 1 इस तरह हो जाएगा। तो बहरहाल तो ये हमारे पास क्या है, n टर्म ढूंढने का फॉर्मूला है, और जो भी टर्म ढूंढना होगा उसमें n की जगह वो टर्म ढूंढ दिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं सम ऑफ n टर्म, तो 10 टर्म का सम अगर ढूंढने होगा तो अगर कहते हैं सम ऑफ 10 टर्म्स, तो हमें क्या करना था, हम पहला टर्म निकालते, दूसरा टर्म निकालते, तीसरा टर्म निकालते, चौथा निकालते, पांचवा। तो अगर हमसे कहते हैं, अगर हमसे कहते हैं सम ऑफ 10 टर्म्स, हम क्या करते हैं, हम पहला टर्म निकालते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर 1 रखते हैं, तो हम बोलते हैं भाई फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। सेकेंड टर्म आ जाता है हमारे पास 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। फिर इस तरह थर्ड करते करते सारे टर्म्स निकालते हैं, पहला टर्म निकलता है, ये हो जाता है 3 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर जगह 3 इंटू 4 12 प्लस 2 40 प्लस 15 हो जाएगा ये। इस तरह करते 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 अब सारे टर्म्स निकालते, 10 टर्म्स निकालते और उनको एडअप कर देते, वो सम ऑफ 10 टर्म्स हो जाता है हमारे पास। तो होपफुली मेरी बात क्लियर हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब हमसे बोला ये जा रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स निकालें, क्या निकालें, सम ऑफ n टर्म्स निकालें। तो वो कैसे निकाला जाएगा, जरा देखिए मेरी बात सुने। हम सम के लिए सिंपल यूज करते हैं, ये है सम के लिए सिंपल्स। अब कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है, हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है ना। तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है इक्वल्स टू 1 से, और कहाँ तक निकालना है, n तक निकालना है। सही, 1 से लेके n तक निकालना है, 1 से लेके r इज इक्वल्स टू 1 में नीचे लिखा और ऊपर लिख दिया n। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये रखेंगे भाई 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इस अंदर समीशन के अंदर, सम वाले सिंबल के अंदर हम इस अपने nth टर्म के फॉर्मूला को रख देंगे, r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक निकालना। हमने अपने nth टर्म के फॉर्मूला को रख दिया इसके अंदर, सही है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हर वैल्यू पे अलग से सम लगाएंगे, यानी कि ऐसा। अब ये जो सम है, ये जो सिंबल है, ये आके यहाँ पे इस n स्क्वायर पे अप्लाई होगा, ये फिर इस n पे अप्लाई होगा, और फिर ये इस आखिरी जो बगैर n वाला नंबर है उस पर अप्लाई होगा। किस तरह, इस तरह करके जरा देखो, हो जाएगा 3 सम r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n स्क्वायर प्लस सम r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक n प्लस सम r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक 1 पर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने अप्लाई कर लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह फॉर्मूला लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे भाई 3, अब यहाँ सम किस पे लग रहा है, n स्क्वायर पे। जब किसी भी वेरिएबल के स्क्वायर पर सम लगता है, फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर आके देखेंगे उन्होंने बोला भाई जब किसी वेरिएबल के स्क्वायर पर सम लगता है तो फॉर्मूला ये यूज है। आर स्क्वायर पे अगर आर स्क्वायर पे देकर सम लगा तो फॉर्मूला क्या यूज किया, ये यूज किया। कहाँ से लेके, r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, है ना। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक हमारे पास सम है, और उस पर क्या लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे ये फॉर्मूला है उसका। तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे, हमारे इसकी जगह ये फॉर्मूला लिखते हैं क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, अब इसकी जगह देखिए क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे क्या है, सम लगा हुआ है किसी एक सिंगल वेरिएबल पे बगैर पावर, तो उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा इसकी जगह। ठीक है, ये इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख देंगे। प्लस अब सम किस पे लगा है, 1 पे लगा है।
जब किसी सिंगल नंबर पे सम लगा होता है ना, तो हम आगे लिखते हैं, हम वही ना, हम जो ऊपर ये n है ना, बस ये n लिखते हैं। अगर यहाँ पे सम लगा होता है लेट्स से 4 पे, भाई r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे होता 4, चलिए 9 होता हमारे पास, तो ये तो क्या 9n हो जाता। ठीक, अगर यहाँ 5 होता है इसकी जगह, तो ये जाता 5n। यहाँ 1 है तो ये जगह 1n या सिंपली n। ठीक है, अब इसको क्या कर लिया जाएगा, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लिया जाएगा, सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। तो देखिए भाई क्या होगा, ये 3 वन ज़ा और 3 टू ज़ा, जगह 2 ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब ये n इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो जगह n स्क्वायर प्लस n, जगह यहाँ पे 2 प्लस ये भी हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस n, 2 प्लस n। सही, उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, और इसको आपस में ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई देंगे, n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस ये वाला n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, प्लस ये वाला 2n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पूरी चीज 2। सही, अब सर यहाँ देख, सब में से क्या n कॉमन ले सकते हैं, सब में से n कॉमन ले सकते हैं, ले लिए। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2n स्क्वायर। अब जरा ध्यान से बात सुनिए, n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर क्या हो जाता है, 3n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाता है, 4n स्क्वायर। n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 4n स्क्वायर हो गया। अब ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मैंने क्योंकि n कॉमन ले लिया तो बच जाएगा सिर्फ 4n। इसी तरह n प्लस n 2n 4n, अब ये अंदर क्या बच जाएगा, लेकिन अंदर बच जाएगा सिर्फ 4 क्योंकि n कॉमन ले लिया। डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो फिर नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर मैं यहाँ से इसमें से क्या लेता हूँ, 2 कॉमन लेके बाहर 2 लिख देता हूँ, तो ये नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा n, अंदर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ओ प्लस 2। ठीक है, अब क्योंकि अंदर वाली इक्वेशन मिडिल टर्म नहीं हो सकती ना, तो हम इसको एज इट इज छोड़, अंदर वाली इक्वेशन में मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो होपफुली मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, क्योंकि बस सिंप्लीफिकेशन करनी, अगर की है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आई थिंक मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। बहरहाल मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 पे, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है, तो ये भी एज इट इज ही होगा हमारे पास। सही, ये कैसे फिर भी हम करके देखेंगे भाई किस तरह होगा। अब यहाँ पे इस पे क्या हमें समेशन सम ढूंढना है ना, सम टेल n टर्म्स ढूंढना है, तो इस पे सम का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, एक और वैसे मैं बात बताता, अगर आपसे कहा होता सम टिल 50 टर्म्स, तो हम सबसे पहले सम टू n टर्म्स ढूंढते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या सुनिए, अगर हमें कहा होता सम टू 50 टर्म्स, तो हम सम टू n टर्म्स ढूंढेंगे पहले, और फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें फिर n की जगह हम 50 रख देंगे, तो हमारे पास सम टू 50 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, होपफुली वाली बात क्लियर हो गई। पहले जल्दी क्या होगा, सब पे अलग अलग सम लग जाएगा। r इज इक्वल्स टू 1 n स्क्वायर प्लस 4 इंटू r इज इक्वल्स टू 1 n प्लस r इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर वाला फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू 2n प्लस 1
इंटू एन प्लस वन, इस तरह करके लिख लें, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 पे जब लगेगा तो ये देगा 1 एन या सिर्फ एन, इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो देगा 2n स्क्वायर प्लस एन, देगा एन प्लस वन। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा शायद फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे 2n प्लस वन पहले लिखा है, n प्लस वन मैंने बाद में लिखा है, तो बात वही है ना, बात वही है। 3 4 जा 4 3 जा, बात वही है। प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा हमारे पास 2, हो जाएगा हमारे पास 1। तो मैं वैसे कैंसिल नहीं करूंगा, कैंसिल हो तो रहा है लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर क्या है, तो मतलब इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर भी 6 होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर भी 6 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे वो डिनोमिनेटर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखते हैं। जो देखो हमारे पास यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 4n डिवाइडेड बाई 2। अब मैं ऊपर नीचे क्या करवा दूंगा, 3 मल्टीप्लाई करवा दूंगा ताकि डिनोमिनेटर मेरा 6 हो जाए, प्लस n ओवर 1। यहाँ भी ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मेरे पास 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अच्छा, ये 2n स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई होगा n प्लस वन से, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, और ये जब हो जाएगा हमारे पास 12n स्क्वायर प्लस 12n, और ये हो जाएगा हमारे पास 6n। सबका डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे सब में से, तो 2n क्यूब क्या बन जाएगा, 2n स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 12n स्क्वायर कितना हो जाएगा 15n स्क्वायर। लेकिन क्योंकि मैंने n कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 15n, ठीक है। उसके बाद n प्लस 12n हो जाएगा हमारे पास कितना, 13n, 13n प्लस 6n कितना हो जाएगा हमारे पास 19n, और क्योंकि n कॉमन लिया तो सिर्फ 19 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, क्या 2n स्क्वायर और 19n हमारे पास, 2n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 19 जो है ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, तो हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अपना फाइनल आंसर एज इट इज ही रहने देंगे। यहाँ पे और कुछ और नहीं हो सकता है, कॉमन ले सकता है ना, इसको मिडिल टर्म किया जा सकता है। अच्छा, उसका पार्ट 3 है हमारे पास, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है हमारे पास फॉर्मूला n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस, अब यहाँ पे n क्यूब है ना, जब फॉर्मूला जब समीशन का फॉर्मूला लगेगा इस पे क्यूब पे, तो क्यूब पे जब समीशन का फॉर्मूला लगाया जाता है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ओके, n स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड n प्लस 1, ठीक है। इस तरह हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब n क्यूब का फॉर्मूला क्या था हमारे पास भाई, जब क्यूब पे लगता है सम तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4।
4 इस तरह हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर का फॉर्मूला था हमारे पास n इंटू 2n+1 n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 n का फॉर्मूला हमारे पास n इंटू 1+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 पे लगेगा तो क्या देगा n हो जाएगा सिंपल। अच्छा, अब ये क्या बन गया हमारे पास हो जाएगा 3 1 ज़ा हो जाएगा 3 2 ज़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैंसिलेशन नहीं करूँगा, मतलब मैं ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है मेरे पास, क्योंकि यहाँ इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखिए क्या है 2 है, और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखिए क्या है 2 है, लेकिन इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। उसका मतलब मुझे सारों को 4 बनाना है, इसको भी 4 बनाना है और इसको भी 4 बनाना है। पहला इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा n+1 होल स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर प्लस 2n+1 प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n, इसके नीचे आ जाएगा 4n+1, इसके नीचे आ जाएगा 2 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और ऊपर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n, इसके नीचे आ जाएगा 2 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस n ओवर 1 और ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। अच्छा जी, इसके बाद ये क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन से, ये बन जाएगा हमारे पास n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, और ये पूरी चीज 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये पूरी चीज 2 से मल्टीप्लाई हो, सब सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई भी हुई भी होंगी हमारे पास यहाँ पे, तो ये असल में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n, और ये भी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4n, यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। अब सब में से क्या कॉमन ले लेंगे, सब में से हम n कॉमन लेंगे, ठीक है, सब में से हम n कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा n क्यूब, उसके बाद यहाँ पे देखें 2n क्यूब प्लस 4n क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 6n क्यूब, बस सही है, तो हो जाएगा 6n क्यूब हो जाएगा, लेकिन क्या n हमने कॉमन ले लिया है तो ये बच जाएगा 6n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है n स्क्वायर, तो 1n स्क्वायर 5n स्क्वायर 7n स्क्वायर और 11n स्क्वायर, सही है, 1 5 7 और 11 11n स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि n कॉमन लिया हुआ तो हो जाएगा 11n। उसके बाद n कहाँ पे है हमारे पास, हाँ ये जाएगा 2n 4n 4n 8 10 तो जाएगा 10n हो जाएगा, लेकिन आएगा सिर्फ 10 क्योंकि n कॉमन लिया हुआ है, इस तरह हो जाएगा, सही। इसको एज इट इज फिर हम छोड़ देंगे, तो होपफुली थोड़ी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपने फॉर्मूला की एप्लीकेशन किस तरह करनी है। जब आपको n टर्म्स ढूंढने को कहा जाएगा, ठीक है, आपको कहा जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज फला फला फला, तो आपने फिर उसका क्या कहते हैं किस तरह वो nth टर्म ढूंढना है, फिर उस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब जरा बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि बेसिकली ये है कि अगर आपको सम ढूंढने को कहा जाए, आपको कहा हुआ हो, एक सेकेंड, आपने सम ढूंढना है, अगर मेरे पास थोड़ा सा बेहतर ये बन जाए, हाँ, अगर आपने सम ढूंढना है r इज इक्वल टू के से लेके n तक, यानी कि आपने 1 से स्टार्ट नहीं करना,
आपने समेशन अपनी सीरीज के टर्म्स को 1 से लेके n तक सम नहीं करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 50 तक जितने भी टर्म्स सबका सम निकाले, 1 से लेके 100 तक जितने भी टर्म्स हैं, वन पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां, 70वां, 100वां, 100 टर्म, जितने भी टर्म्स है हमारे पास उन सबका सम निकालो। यानी कि r इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक का सम निकालो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए r इज इक्वल्स टू 13 से लेके r इज इक्वल्स टू 60 तक का सम निकाले, या r इज इक्वल्स टू 51 से लेके r इज इक्वल्स टू 110 तक का सम निकाले, तो तब क्या करेंगे? यानी कि अगर आपसे कहा जा रहा है r इज इक्वल्स टू k से लेके n तक का सम निकाले, तो उस सूरत हाल में आपको ये सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं करना होता, आपने सॉल्व इस तरह करना होता है कि ये बराबर हो जाएगा हमारे पास r सम ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके k तक, ठीक है, माइनस सम ऑफ n तक। r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक का सम निकालेंगे और उसमें से माइनस करा देंगे r इज इक्वल्स टू 1 से लेके k माइनस 1 तक का सम, ठीक है, k माइनस 1 तक का सम। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा अगर मैं फॉर्मल तरीके में लिखवाना चाहूँ, तो लेट्स से आपके पास क्या लिखूँ, हाँ, लेट एन इक्वेशन बी, है ना, ठीक है, और आपसे कहा हुआ है फाइंड summation from r is equals to k to n of this equation of this function, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले, मैंने आंसर कैसे ढूंढना होगा, हमें पता है भाई कि अगर हम ढूंढ रहे हैं r इज इक्वल्स टू के से लेके n तक का सम, तो वो बराबर होगा हमारे पास r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक के सम में से हम माइनस करवा देंगे r इज इक्वल्स टू 1 से लेके k माइनस 1 तक का सम, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है मेरी, सही। अब r इज इक्वल्स टू 1 से लेके k माइनस 1 तक का सम कैसे ढूंढना जाएगा? आप जब, अब ध्यान से बात सुनो, आप जब इसको फाइंड करेंगे, जब इसको फाइंड करेंगे तो उसमें n की जगह आप k माइनस 1 रखते हैं, उसमें n की जगह आप k माइनस 1 रखते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक क्लियर नहीं हो, अभी मैं एग्जांपल क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा फिर। अच्छा, इस सवाल को देखते हैं किस तरह होगा हमारे पास। कैन शो दैट सम फ्रॉम r is equals to 5 to n is equals to 1 over 2 5n square minus 3 minus 68। कैसे शो कराएंगे? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो सम ढूंढना है बेसिकली वो r is equals to 5 से लेके n तक का है। तो हमें जो सम ढूंढना होगा बेसिकली वो ढूंढना होगा सम ऑफ r is equals to 1 से लेके n माइनस सम ऑफ r is equals to 1 से लेके 4 तक, इस तरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये है k, तो k माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको ढूंढने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ढूंढना है
और फिर इसमें हम n की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। जरा देखते हैं। अब हमारे पास जब r पे यानी कि सिंगल वेरिएबल पे अगर समेशन का फॉर्मूला लगेगा तो हमारे पास सम जब r पे लगेगा तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, पर हमने बोला फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन माइनस n प्लस वन ओवर टू, तो जाएगा 5 n इंटू एन प्लस वन ओवर टू माइनस जब 4 पे सिंपल एक नंबर पे लग रहा है उसका क्या लगा देते हैं, सिर्फ हम n लगा देते हैं, देखो 4n हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, बोला इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर भी 2 होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 8n डिवाइडेड बाय 2, तो 5n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाय 2, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्या होगा हमारे पास हमने ये ढूंढ लिया, तो जब हमें क्या ढूंढना होगा, जब हमें ढूंढना होगा सम ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 4, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सम ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n जो निकाला है, सम ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n जो निकाला है उसमें n की जगह 4 रख देंगे, तो r इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक का सम आ जाएगा। हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 स्क्वायर्ड माइनस 3 इंटू 4 34 34 हो जाएगा। इसका मतलब बराबर हो जाएगा हमारे पास 5n स्क्वायर माइनस 3n ओवर 2 माइनस 34। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जगह ये वैल्यू आ गई माइनस इसकी जगह ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या कराना है इसको एज इट इज क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए 1/2 क्या है, पूरी चीज से कॉमन लिया हुआ। अब इसके नीचे तो डिनोमिनेटर 2 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 2 नहीं है ना, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। तो अब जब मैं 1/2 कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 68। हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जो सवाल में मांगी हुई थी, वही इक्वेशन। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने क्या देखा, हमने बोला भाई फार्मूलाज को अप्लाई किस तरह किया जाता है, हमने बोला इस चीज़ को सीखा और इस चीज़ की हमने एप्लीकेशन भी देखी सवाल के थ्रू। ज़रा बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे। अब जिनको पार्शियल फ्रैक्शंस करना आती हैं वो तो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जहां मैक्सिमम बच्चों की बात है उनको पार्शियल फ्रैक्शंस करना नहीं आती, क्योंकि उनके लिए एक नया टॉपिक है। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ उसी को आती है जिसने P3 पढ़ा हुआ है, एड मैथ्स वालों को भी नहीं आती। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन एक रिलेटिवली इजी टॉपिक होता है हमारे पास। सही, फर्दर P1 के लिए जो मजे की बात है वो ये है कि हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल फर्दर P1 के अंदर आते हैं वो रिलेटिवली इजी सवाल होते हैं, काफी इजी सवाल आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। ठीक है, और रिपीटेड सवाल होते तो हमें ऑटोमेटिकली वो करने आ जाते हैं, वो इतने खास मुश्किल सवाल नहीं होते हमारे पास। अच्छा भाई,
अब इस सवाल को किस तरह सॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले जरा बात सुनते हैं, हमें इसको करना क्या होगा हमारे पास। जब हमारे पास, हम देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमने नोटिस किया हमारे पास किसी भी ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं है। पहली बात तो पहले इसका नोटिस की हमारे पास ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, क्या किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है? हमने बोला किसी ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है। ओके, आगे बात करते हैं। उसके बाद हमने ये बात करनी है कि हमारे पास ऊपर डिग्री क्या है, नीचे डिग्री क्या है। हमने बोला यार ऊपर हमारे पास देखिए पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनेगी वो बनेगी 1, एक्स के ऊपर पावर क्या, एक्स के पावर 1 है। नीचे क्या होगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो नीचे डिग्री बन रही है 2, ऊपर डिग्री बन रही है 1, ठीक है। तो अगर अब आपको रैशनल फंक्शन से याद हो कि हमें ऑब्लिक एसिम्पटोट कब ढूंढना पड़ता था, मतलब भाई हमें ऑब्लिक एसिम्पटोट ढूंढना पड़ता था जब हमारे पास डिग्री ऊपर बड़ी नीचे छोटी। क्या यहाँ ऑब्लिक एसिम्पटोट ढूंढेंगे? नहीं, बात कर रहे हो यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल आएंगे वो रैशनल फंक्शन इस की तरह होंगे, लेकिन वो ऐसे रैशनल फंक्शन होंगे जहां पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, ऐसे रैशनल फंक्शन होंगे जहां पे हमारे पास ऑब्लिक एसिम्पटोट ढूंढने की हमें जरूरत ना 99.999% बल्कि 100% कर लेके नहीं ढूंढना होता, यानी कि बेसिकली हमें उसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी होती। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ, दोनों ब्रैकेट में कोई पावर मौजूद नहीं है। नोट ये वाली बात याद रखने वाली है कि किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर मौजूद है। हमने बोला नहीं, हमने बोला इस ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं है, इस ब्रैकेट के ऊपर भी पावर नहीं है। पावर होगी क्या, पावर अगर होगी तो वो होगी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल इस पर स्क्वायर लग जाएगा या इस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है सर। पहला, अब सॉल्यूशन पे आगे जरा आपने अपने पास इसको लिखना है, सेम पैटर्न है सॉल्यूशन का। अगर एक सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा किस तरह हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे सवालों का भी सॉल्यूशन उसी तरह पैटर्न से ही होगा। हम इसको इक्वल करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में एक फैक्टराइज्ड इक्वेशन दी हुई है। शर्त यह है कि डिनोमिनेटर की इक्वेशन क्या हो, फैक्टराइज हुई है। फैक्टराइज हो गया हमारे पास, एक ब्रैकेट ये बन गया, एक ब्रैकेट ये बन गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन क्या है, लीनियर है। हमने बोला ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। इसको देखिए लिखेंगे किस तरह, तो लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। हमने इसको इस तरह करके लिख लिया, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो रहा होगा होपफुली, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर हमारा जो है वो फैक्टराइज हुआ है, फैक्टराइज करके जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर है। तो हमने क्या किया, हमने इसको a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 1 क्या है, एक्स माइनस 1 ये है, एक्स प्लस 3 क्या है, एक्स प्लस 3 ये है हमारे सही। अब जरा यहाँ देखें, अगर मैं इसको, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसको इसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे। किस तरह, जरा ये देखो, हमने a को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराना है, हमने b को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराना है और फिर उसको इक्वल कर देना है 11 माइनस 3x के। अब हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, एक राइट हैंड साइड इक्वेशन है, जरा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ax प्लस 3b, ओ 3a सॉरी 3b का साइड है, ax प्लस 3a प्लस bx माइनस b इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3x। ये हो गया हमारे पास। हम यहाँ पे से इस लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन में से ax और ये bx, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी एक्स, और उसके बाद ये 3a माइनस बी को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये बगैर एक्स पाया तो उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3x। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जरा ध्यान देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को मैच करना है। हम a माइनस बी को बराबर कर देंगे -3 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
ए प्लस बी के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, और यहाँ पे -3 के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये a प्लस बी को हम इक्वल कर देंगे इस -3 के, और जो 3a माइनस बी है ये इक्वल कर दिया जाएगा फिर इस 11 को। तो कुछ इस तरह हो जाएगा हमारे पास। दो इक्वेशन बनेगी, हम बोलेंगे एक इक्वेशन हो गई a प्लस बी इज इक्वल्स टू -3 एंड 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या ढूंढ लेंगे, भाई हमने बोला कि b इज इक्वल्स टू -3 माइनस a, इस तरह ये ढूंढ लिया। अब इस b को हम पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, तो हो जाएगा 3a माइनस -3 माइनस a इज इक्वल्स टू 11, हो जाएगा 4a हो जाएगा, कि ये माइनस a है ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाद माइनस लगा है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 4a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 वजह के माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 8, 4 वजह के डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब a इज इक्वल्स टू 2 आ गया तब हम b ढूंढ लेंगे, b इज इक्वल्स टू -3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -5। ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास, सही है। अच्छा, जब हमने a और b दोनों की वैल्यूज ढूंढ ली है, अब उसकी जगह हम क्या करेंगे, अपनी इस पार्शियल फ्रैक्शन में वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 1, और क्योंकि -5 है तो देगा -5 अपॉन x प्लस 3। हमने क्या किया, हमने अपने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको पुट कर दिया, a की जगह a, b की जगह b। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा कि आपने ये वाला सवाल किस तरह करना है। इस तरह का एक और सवाल देखते हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 3 ब्रैकेट मौजूद है। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, लेकिन फैक्टराइज किया हुआ है, और अगर आप देखें फैक्टराइज करने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर 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 इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास डिग्री क्या बनेगी, हमने बोला x, जब x से मल्टीप्लाई, इस वाले x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगी डिग्री 3, ऊपर क्या है डिग्री 2, तो ऊपर की डिग्री छोटी नीचे की डिग्री छोटी, तो हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सही, पहला इसको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अब जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने लगेंगे हम, ठीक है, तो हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि हमारे पास इक्वेशन को उतारते हैं अपने पास। इक्वल्स टू, हमारे पास अब 3 ब्रैकेट थे नीचे, तो ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 1। ठीक है, ये 3 ब्रैकेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, इस a से ये x प्लस 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस 1 भी मल्टीप्लाई होगा। इस b से ये x माइनस 1 भी मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस 1 भी मल्टीप्लाई होगा। इस c से ये x माइनस 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ये x माइनस 1 से 1 भी मल्टीप्लाई होगा। और फिर ये पूरी चीज हमारे पास इक्वल कर दी जाएगी इसके, इस इक्वेशन, यानी कि इस तरह a से मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 2 और x प्लस 1 प्लस b से मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c से मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 1 x माइनस 2, और फिर ये बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 के। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, बार बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 करने की जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो ब्रैकेट से पहले को मल्टीप्लाई करा देंगे, a को बाहर ही रखते हैं, a को बाहर ही रखा तो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 प्लस b, तो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, तो
तो ये हो जाएगा x माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ax² माइनस ax माइनस 2a प्लस bx² माइनस b प्लस cx² माइनस 3cx प्लस 2c। अब जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। उसके बाद जो एक्स वाले हैं उसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए और माइनस 3c। इसमें से एक्स कॉमन ले लिया हमने, प्लस जो बकाया बच गया, तो बकाया क्या बच गया, माइनस 2a माइनस बी प्लस 2c। अब इसको हम इक्वल कर देंगे किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, अब ये जो है ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो नंबर है यानी कि 1 के, ये इक्वल हो जाएगा एक्स का जो नंबर है यानी कि 7 के, ये इक्वल हो जाएगा जो बच गया माइनस 6 से। यहां पे जरा एक बात ध्यान से सुननी है, अगर अज्यूम करें आपके पास एक्स स्क्वायर यहां नहीं होता, सिर्फ 7x माइनस 6 होता, तो ये जो एक्स स्क्वायर वाली चीज है ना, ये फिर इक्वल टू 0 हो जाती, या लेट से 7x मौजूद नहीं होता तो ये जो x वाली चीज है फिर ये इक्वल टू 0 हो जाती इस तरह। पहला तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस a माइनस 3c इज इक्वल्स टू 7 एंड माइनस 2a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल्स टू माइनस 6। अच्छा, पहले उसको सॉल्व कर लेंगे जिसमें दो वेरिएबल है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास a इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, a इज इक्वल्स टू माइनस 3c माइनस 7, मेरे पास a आ गया। अब इस a को मैं अपनी पहली इक्वेशन के अंदर रख दूंगा, तो हो जाएगा मेरे पास माइनस 3c माइनस 7 प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो ये माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 3c प्लस c हो जाएगा माइनस 2c। तो b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 8 और b इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2c। याद रखना है, इन टर्म्स ऑफ जो आपने पहली वेरिएबल की इक्वेशन निकाली ना, आपने कोशिश करना है कि आपके पास सेकंड वेरिएबल की इक्वेशन भी उसी टर्म्स में निकले। फॉर एग्जांपल मेरे पास a बराबर है इन टर्म्स ऑफ c, तो मेरे पास देखिए b भी बराबर है इन टर्म्स ऑफ c। सही है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये दोनों इक्वेशन a और b की इक्वेशन को रख दूंगा इसमें, तो माइनस 2 a की जगह आ जाएगा माइनस 3c माइनस 7 मिनट, माइनस 2 a की जगह आ जाएगा माइनस 3c माइनस 7 माइनस b की जगह आ जाएगा 8 प्लस 2c प्लस 2c इज इक्वल्स टू माइनस 6। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6c प्लस 14 माइनस 8 माइनस 2c प्लस 2c इज इक्वल्स टू माइनस 6। माइनस 2c और प्लस 2c कैंसिल हो जाएंगे, 14 माइनस 8 हो जाएगा मेरे पास 6 वाला क्या हो जाएगा माइनस 6, तो ये माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 6c बराबर हो जाएगा माइनस 12 के, c बराबर हो जाएगा हमारे पास, एज अ रिजल्ट c बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 के। अब c माइनस 2 आ गया तो मैं a ढूंढ लूंगा, a इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 7, a इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस 6 और माइनस 7 माइनस 13। एक सेकेंड, मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ।
क्योंकि ये -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 होगा और 6 - 7 हो जाएगा -1, ये ठीक है। और फिर b मेरे पास बराबर हो जाएगा 8 + 2 × -2, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास b = 8 - 4 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास a b और c की वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मैं फिर a b c और की वैल्यूज को इसमें रख दूंगा। a की जगह आ जाएगा -1, तो पहले माइनस लगा, ऊपर आ जाएगा 1। b की जगह आ जाएगा 4, c की जगह आ जाएगा -2, तो यहाँ माइनस लगा, यहाँ पे लग गया 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा फिर फाइनल, ठीक है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अच्छा, अब एक लास्ट फॉर्म हमने देखनी है। हमने दो फॉर्म्स देखनी। हाँ, बस एक लास्ट तरीके की फॉर्म भी होती है, एक लास्ट तरीके का पार्ट भी होता है। उसको देखते फिर हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास डिनोमिनेटर को फैक्टराइज तो किया हुआ है, ब्रैकेट्स के अंदर जो इक्वेशन है वो लीनियर भी है, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर देखिए क्या पावर लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो इस सूरत हाल में क्या करेंगे? सबसे पहले अपना सवाल उतारें। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास a/2x + 1, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाले का देखिए क्या करना है, b/x + 1, और फिर एक और आएगा c/x + 1 का स्क्वायर, इस तरह, ठीक है। तो जब स्क्वायर लगा होगा तो एक दफा सिर्फ बगैर स्क्वायर के आएगा और एक दफा फिर दोबारा स्क्वायर के साथ आएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा a/2x + 1, एक हो जाएगा b/x + 1, और एक हो जाएगा फिर c/x + 1 का स्क्वायर। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, b से क्या मल्टीप्लाई होगा, एक दफा ये मल्टीप्लाई होगा और x + 1 मल्टीप्लाई होगा, x + 1 का होल स्क्वायर नहीं। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक x + 1 मौजूद है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक x + 1 मल्टीप्लाई करें b से। a से क्या होगा मल्टीप्लाई, a से सिर्फ एक दफा x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि यहां अगर हमने x + 1 मल्टीप्लाई कराया और फिर x + 1 का होल स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, x + 1 का होल क्यूब। नहीं, वो थोड़ी चाहिए, सिर्फ स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम a से सिर्फ x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे, b से इसको और इसी को मल्टीप्लाई करा देंगे, c से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि a से क्या मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर वाला पूरा, b से क्या मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास एक का और उसका खुद का नीचे वाला, प्लस c से क्या मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 2x + 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं, अब मुझे देखे ना, बेसिकली हमें क्या करना है, हम क्या डिनोमिनेटर को कॉमन करना चाह रहे हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उनके डिनोमिनेटर के पास मौजूद क्या नहीं है। हमने बोला इसके डिनोमिनेटर के पास x + 1 का होल स्क्वायर नहीं मौजूद, तो मैंने ऊपर x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दिया। मैंने बोला भाई इसके डिनोमिनेटर के पास 2x + 1 नहीं मौजूद और x + 1 का होल स्क्वायर नहीं मौजूद, तो इसके डिनोमिनेटर को मैंने 2x + 1 से मल्टीप्लाई तो कराया, लेकिन x + 1 को होल स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ एक दफा और x + 1 को मल्टीप्लाई करा दिया। इसके डिनोमिनेटर के पास x + 1 मौजूद है, इसलिए उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 7x प्लस 4 के। अच्छा, अब ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1। और ये हो जाएगा 2cx प्लस c। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 3bx प्लस b प्लस 2cx प्लस c इज इक्वल टू 7x प्लस 4। अब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 2b। एक्स स्क्वायर्ड में x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 2cx। और जो बकाया बच गया है वो क्या बच गया है मेरे पास, वो बच गया है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 7x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे है a प्लस 2b, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2b इक्वल टू 0। एक्स के साथ क्या है 2a प्लस 3b प्लस 2c, और राइट साइड पे क्या है 7, तो इक्वल टू 7। और जो बच गया वो क्या है a प्लस b प्लस c। इसको इस तरह लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस 2b। ठीक है, मैं इसको पुट कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2b प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 7। जगह माइनस 4b प्लस 3b यानी कि माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि देखिए जरा मैंने मैंने जब a ढूंढा तो वो इन टर्म्स ऑफ b ढूंढा, तो यहाँ पे भी मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अब मैं c ढूंढने लगा हूं तो मैं इन टर्म्स ऑफ b ढूंढ लूंगा। तो c हमारे पास बराबर हो जाएगा 7 प्लस b ओवर 2, इस तरह का। ठीक है, तो अब मैं a और c की वैल्यू रखूंगा फाइनल इक्वेशन में, तो देखो माइनस 2b प्लस b प्लस c की जगह आ जाएगा 7 प्लस b ओवर ऐसे 7 प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी, और मैं इसके डिनोमिनेटर में अगर 2 लगाना चाहूँ तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, प्लस 7 प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4। दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम होकर 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2b प्लस 7 प्लस b ओवर 2 इज इक्वल्स टू 4। ये 2 वाला के 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 वाला के माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस p इज इक्वल्स टू, इसको बेसिकली आप सॉल्व कर ले खुद ही, तो ये बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 8 1 माइनस 1, माइनस 1 बन जाएगा हमारे पास। सही है, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस 1। ओके, एक सेकेंड, हाँ आगे देखते हैं। अब c की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 7 माइनस 1 ओवर 2, तो हो जाएगा हमारे पास 6 यानी कि हो जाएगा 3। और a की वैल्यू मेरे पास आ सकती है a इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2। क्या यही एक बार मैं अपने पास चेक भी कर लेता हूँ, यस यही बन रही है वैल्यूज मेरे पास। अब मैंने a b और c की वैल्यूज निकाल ली है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको इसमें पुट कर देंगे।
ये आ जाएगा हमारे पास 2, ए की जगह बी है -1 तो जगह -1 और सी की जगह आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसको कर लिया। तो ये 3 तरह के हमें बेसिकली क्वेश्चंस हमने देख लिया कि 3 तरह के क्या-क्या क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, वापस समेशन के टॉपिक पे आ सकते हैं। हमने अब पार्शियल फ्रैक्शंस को देख लिया, एक साइड टॉपिक था हमारा, सही है। तो अब हम वापसी अपने पास समेशन के क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्योंकि हमने अब कर लिया है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज हमें करनी है वो है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंसेस समझते हैं होता क्या है। ठीक है, अब थ्योरम है हमारे पास, इफ अ सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, ठीक है, इन द फॉर्म कि आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन की में फंक्शन के अंदर अगर आप r+1 रख देते हो और उसको आपस में करवा देते हैं माइनस, या फंक्शन के अंदर r+1 रख के इस तरह माइनस करवा देते हैं, ठीक है, इस तरह माइनस करवाएं, इस तरह माइनस करवाएं, ठीक है। तो हमारे पास जब उस सीरीज का सम किया जाएगा तो आंसर ये आएगा, आंसर इस तरह आएगा, इस तरह, ठीक है। कि आपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर आपने 1 रख देना है और ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जब आपने r+1 किया था ना, तो उसमें r की जगह आप सिंपली n रख देना। ये वेरिफिकेशन टूल्स है, पेपर में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या है, ये आपके वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज हैं, वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज आपके लिए, फॉर पर्सनल यूज। पेपर में आपने एक डिफरेंट मेथड से काम करना होता है, पर्सनल यूज, और फिर आप अपना वेरिफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हो कि क्या मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो सवाल देखते हैं जरा। फाइन, आपको ये फाइंड करने को कहा, ठीक है। सबसे पहले जब आपको इस तरह दिया होगा तो हमें ऑटोमेटिकली अंदाजा होना चाहिए कि हमें इसको कन्वर्ट करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको जरा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें पता है भाई ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, अगर सिर्फ मैं इस फ्रैक्शन को देखता हूँ तो हो जाएगा हमारे पास a/r+2 प्लस b/r+4, सही है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगी कि ar+4a इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, ar इज इक्वल्स टू प्लस br+2b इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारे पास। अब मैं अगर यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ तो ये a+b बन जाएगा। अच्छा, r वाली वैल्यू इधर कोई नहीं है ना, इधर कुछ भी r के साथ मौजूद नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं r कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा a+b। वो a+b हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -b, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 4a+2 भी बराबर हो जाएगा 2a के, तो 4a+2b बराबर हो जाएगा 2 के, a की वैल्यू है -b, तो ये हो जाएगा -4b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2, और फिर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब b इज इक्वल्स टू -1 आ गया तो मैं a निकाल लूंगा, मुझे पता है भाई मेरे पास a होता है इज इक्वल्स टू -b है, तो a इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। कि मेरे पास इस तरह करके हमने इस तरह करके शॉर्ट वर्किंग करनी होती है, ठीक है। तो फुली क्लियर हो गई होगी मेरी बात, खुद करने की कोशिश करेंगे, जब आप लोग इस तरह नॉर्मल तरीका जो मैंने ऊपर सिखाया हुआ है उसके लिए करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे a और b की वैल्यू यही आ जाएगी। मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया है ताकि आपको अंदाजा हो कि पेपर में हमें किस तरह करना होता है, पेपर में किस तरह जल्दी जल्दी काम करना होता है, पेपर में किस तरह जगह बचानी होती है, पेपर में किस तरह शॉर्ट फॉर्म आपने करना चाहिए, कि आपका मेन मकसद पार्शियल फ्रैक्शन करना है ही नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन आपको P3 में सिखाया गया था, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल आपके पास नहीं आने वाला, आपके पास सवाल आने वाला समेशन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक शॉर्ट
आपके पास साइड में एक नंबर की चीज़ है, 2 नंबर की चीज़ है, बाकी जो चीज़ है वो आपके पास समेशन है। अब हमने ढूंढ लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा भाई, अगर मैं समेशन लगाता हूँ तो हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 n, मेरे पास अंदर आ जाएगा, एक सेकेंड, हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी a की जगह आ जाएगा 1, हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर r प्लस 2, b की जगह आ जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r प्लस 4। ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, लेट्स से मेरे पास मैं 1 अपॉन r प्लस 2 लेता हूँ एक एग्जांपल के मुताबिक। ठीक है, लेट्स से मेरे पास फंक्शन है r प्लस 2। ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन है, तो अब अगर मैं यहाँ पे r प्लस 1 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास r की जगह ये जो r है इसकी जगह आ जाएगा r प्लस 1। ये बराबर हो जाएगा मेरे पास r प्लस 3 के। सही, तो अगर f ऑफ r ये है तो f ऑफ r प्लस 1 हमारे पास ये बनेगा, ये तो है ही नहीं हमारे पास। भाई मेथड ऑफ डिफरेंसेस अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ डिफरेंसेस को अप्लाई करने के लिए आप f ऑफ r और f ऑफ r प्लस 1 को देख लो, ऐसा तो हो ही नहीं रहा हमारे पास। सही है, ध्यान से बात देखो, बहुत ध्यान से बात सुनो, ऐसा हो ही नहीं रहा हमारे पास। अगर मैं, अब मेरे पास होना ये चाहिए था, सूरत यहाँ पे होना चाहिए था 1 प्लस r प्लस 2 माइनस 1 प्लस r प्लस 3, तो ये बन जाता है f ऑफ r और f ऑफ r प्लस 1। ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं बीच में इंट्रोड्यूस करवा दूं माइनस 1 अपॉन r प्लस 3 प्लस 1 अपॉन r प्लस 3, बेटा टेक्निक जरा देखनी, ध्यान से सुननी है, तो मेरे पास देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह बन जाएगी, जरा ध्यान से देखना हो क्या है। वन माइनस आर प्लस, अब अगर कोई चीज माइनस करवा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे वो चीज प्लस भी करवानी पड़ेगी ताकि कैंसिल आउट हो जाए ना, प्लस आर प्लस 3 1 माइनस आर प्लस 4 अपॉन 1। अब मैंने किया क्यों, जरा देखिए, मेरे पास एक और इसका इफेक्ट हुआ, वो ये हुआ कि अगर हमारे पास ये एफ ऑफ आर है तो उसका एफ ऑफ आर प्लस 1 ये बन रहा है, उसका मतलब एक ये हो गया हमारे पास समेशन के लिए एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस 1, और एक ये हो गया हमारे पास समेशन के लिए एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस 1। तो मैं इन दोनों पे अलग अलग मेथड ऑफ डिफरेंसेस अप्लाई कर लूंगा। ठीक है, सर आप यहाँ पे देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब मेथड ऑफ डिफरेंसेस करेंगे तो होगा क्या। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, इस वाले सेक्शन को देखता हूँ, अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यूज डालना शुरू कर दूंगा। मैंने बोला r इज इक्वल्स टू 1, अब अगर सीरीज ढूंढ रहे हैं ना, सीरीज का सम ढूंढने का मतलब क्या होता है, अगर 10 टर्म तक सम ढूंढने को बोले, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा प्लस पांचवा प्लस छठा, वही करने लगे हम, जरा देखें होगा क्या। ये हो जाएगा हमारे पास पहला टर्म क्या हो जाएगा, r की जगह 1, 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा,
दूसरा टर्म हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? तीसरा टर्म हो जाएगा, देखना मैं क्या करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, करते 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 हमारा, अभी देखें, n प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा? n माइनस वन, सॉरी n माइनस वन। ठीक है, हमें कहां तक सम ढूंढना है? हमें सम ढूंढना है n तक। तो nth टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? n माइनस वन। तो n माइनस वन टर्म क्या हो जाएगा? r की जगह n माइनस वन रख देंगे, हो जाएगा n माइनस वन प्लस टू ओवर r माइनस n माइनस वन प्लस थ्री ओवर r, इस तरह। प्लस आखिर में nth टर्म आ जाएगा, यानी कि n प्लस टू n प्लस थ्री। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है हमारे पास। क्या कैंसिलेशन हो रही है? माइनस वन अपॉन थ्री कैंसिल हो रहा है वन ओवर टू प्लस टू से। देखिए माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर कैंसिल हो गया। माइनस वन ओवर टू प्लस थ्री कैंसिल हो रहा है वन ओवर थ्री प्लस टू से। इस तरह कैंसिलेशन होती रहेगी। जरा यहाँ पे देखें, ये वन ओवर एन माइनस एन प्लस वन, यहाँ पे ये बन रहा है एन प्लस वन बन रहा है ना हमारे पास ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? माइनस वन ओवर ये एन प्लस टू बन जाएगा। देखिए एन प्लस टू से कैंसिल हो गया इस तरह। तो सारी कैंसिलेशन होती रहेगी हमारे पास। तो हमारे पास देखिए टर्म क्या बच गया? हमारे पास बच गया ये और ये और ये बच गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखें, फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा वन ओवर थ्री माइनस एन प्लस थ्री। वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर एन प्लस थ्री। ठीक है, इस तरह करके। तो होपफुली मेरी बात क्लियर। अब क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। हमारे पास ये था ना थ्योरम, क्या करने के वजह से एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन। तो अगर मेरे पास एफ ऑफ आर था वन ओवर आर प्लस टू, तो एज अ रिजल्ट हो जाएगा वन ओवर थ्री। अगर मैं आर की जगह वन रख देता तो थ्री हो जाएगा, एंड एन प्लस वन हो जाएगा। आर की जगह अगर मैं एन प्लस वन रखता हूँ तो हो जाएगा मेरे पास वन ओवर एन प्लस थ्री। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, तो क्या था? एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, यानी कि वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन एन प्लस थ्री। तो हमने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए इसको देख लिया। उसके बाद सेकंड हमारे पास, हमने अभी फिलहाल क्या किया? हमने इसको सम किया है ना, इसके देखो। तो अगर मैं इसको देखूं, मतलब भाई हमारे पास देखें यहाँ पे ये क्या था? ये था एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन। सिमिलरली अगर ये एफ ऑफ आर है तो जाएगा माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन, ये हो जाएगा हमारे पास। पहले एक दफा इसको देख लेते हैं, फिर एक दफा इसको देख लेते हैं। अब इसका इसका सम निकालना है। ओके, एक सेकंड।
तो अब हम क्या करेंगे इसको भाई, पहला टर्म दूसरा टर्म वही तो काम करना है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, आर की जगह वन हो जाएगा, वन ओवर आर की जगह वन, हाँ 1+3 माइनस 1+4। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2+3 माइनस 2+4। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, 3+3 माइनस 3+4। ठीक है। और फिर सो ऑन करते 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 n+1 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, और n-1 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, n-1+3 n-1+4। यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है। और फिर nth टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, n+3 माइनस n+4। ये इस तरह हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो अब कैंसिलेशन देखते हैं किस तरह हो रही होगी हमारे पास। यहाँ पे देखिए जरा, ये इससे कैंसिल हो रहा है, देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, फिर ये इस तरह करते 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 देखिए हमारे पास ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, और फिर आखिर में ये वाला टर्म बच गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बच जाएगा, पहला वाला टर्म यानी कि 1/4, बिल्कुल ये 1/4, और फिर आखिर में माइनस ऐसा। ठीक है। तो होपफुली बात मेरी क्लियर हो रही होगी। तो भाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, मतलब भाई अगर हमारे पास एफ ऑफ आर था हमारा 1/r+3, ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1/1+3 यानी कि 1/4 हो जाएगा ये, एंड एफ ऑफ n+1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं r की जगह n+1 रख देता हूँ तो हो जाएगा n+1+3 यानी कि n+4, तो हो जाएगा n+4 इस तरह। ठीक है। तो देखिए मैच कर रहा है ना हमारे पास 1/4 और 1/n+4, तो क्या हो रहा है आपस में माइनस हो रहा है, जो कि बिल्कुल ऊपर हमारे पास जो थ्योरम का फॉर्मूला था उसके हिसाब से ये है। अच्छा अब ये दो सब आपस में क्या होता है, मतलब भाई ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे ना, तो मैंने पहले क्या निकाला है, मैंने पहले इस एरिया का सम निकाला है, फिर मैंने इस एरिया का सम निकाला है। ठीक है। और फिर ये दोनों सब आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो मैं दोनों के सम्स को आपस में प्लस कर दूंगा। मैंने बोला इस वाले सम को और इस वाले सम को आपस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि जो मेरा फाइनल सम होगा, जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका, मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी माइनस, वो बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/n+3 के इसका सम प्लस दूसरा सम मैंने निकाला है 1/4 माइनस n+4। अब जो दो नंबर है वो आपस में प्लस करवा दूंगा, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, मेरे प्लस हो जाएंगे। तो 1/3 प्लस 1/4 हम कर लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4 हो जाता है हमारे पास 7/12। सेकेंड या, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। इस तरह करके हमने मेथड ऑफ डिफरेंसेस का भी एक सवाल देख लिया। तो फुली क्लियर होगा कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस किस तरह करते हैं। ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ डिफरेंसेस अभी हमने खत्म नहीं किया, मेथड ऑफ डिफरेंसेस काफी और सवाल करने हैं। थोड़ा सा मैं कहता हूँ थोड़ा सा जरा सा डिफिकल्ट सवाल था जो मैंने करवाया अभी। ठीक है। थोड़े इजी सवाल होते हैं, लेकिन होपफुली क्लैरिटी आ गई होगी। मैं समझ रहा था कि बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा था, मेन काम था कॉन्सेप्ट समझना, और मुझे उम्मीद है कि वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कि हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हम कई सवाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे, फिर 5 के सवाल भी करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लियर किया जाएगी। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है समेशन का, वो फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पहले पार्ट में हमारे सिर्फ मेथड और डिफरेंसेस की प्रैक्टिस करना रह गया है। पार्ट 2 के अंदर फिर हम देखेंगे कि उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम
पार्ट 1 में मेथड ऑफ एनालिसिस के और सवाल करेंगे, तो फिर हम पार्ट 2 पे भी बात करेंगे, पार्ट 2 के सवाल किस तरह के आते हैं, उनको किस तरह करना है, और फिर उनको करने की कोशिश की जाएगी, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाएगी, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की जाएगी।